अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के फेज 2 की तरफ मूव करते हैं। कुछ बच्चों का इशू मुझे बताया गया यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिनका तकरीबन 400 से लेकर 500 स्टूडेंट्स का ह्यूज अमाउंट। मतलब आप लोगों को अगर एक सेकंड चांस मिला है तो यू हैव टू आउट परफॉर्म दो स्टूडेंट्स जिनका आपके साथ मसला बना है ये वाला। तो शुक्र अदा करें कि एक मौका फिर से मिला इस तरह के स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होने का, जहां पर आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि हर ऑप्शन को पढ़ना बेहद जरूरी होता क्यों है। तभी मैंने यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं जहां पर आई एम कंपेलिंग यू कि आप ऑप्शंस को भी रीड करो, सिर्फ स्टेटमेंट पर रिलाई ना करो और जल्दी जल्दी ऑप्शन की तरफ ना चले जाओ। तो तमाम ऑप्शंस को रीड करना और साथ रिकॉल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, क्रिएटिविटी बेस्ड सवाल, 3 तरह के सवालों में दूसरे स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म किस तरीके से करना है वो आपको ये क्वेश्चन सिखाने वाले थे। तो अब चलते हैं अपनी डिस्कशन के ऊपर। रिकॉल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, क्रिएटिविटी बेस्ड सवाल क्या है वो हमने पिछली स्कॉलरशिप टेस्ट की डिस्कशन वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहां पर दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन जब सवाल आएगा तो फिर हम देखेंगे कि कैसे वो एक रिकॉल बेस्ड सवाल है। सबसे पहला सवाल, इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस द सेल्स आर सेपरेटेड बाय अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ डिस्टेंस। बच्चों, आपके सिलेबस में 2 तरह के जो हैं वो साइनेप्सेस मौजूद हैं, एक केमिकल साइनेप्सेस, दूसरे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस। केमिकल साइनेप्सेस वो होते हैं जिनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें हम ये वाली बात देखते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर से बाइंड करने पर वहां एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में वही साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस बेहद कम होता है, और इतना कम होता है कि यहां पर किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं। अब ये डिस्टेंस कितना होता है बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक? ये डिस्टेंस आपको नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल की बताती है। ये आसिम भाई आपके एकेडमिक एडमिन की इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां, इनको क्रॉप करना मैं भूल गया। इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन, देखें ये एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का ना कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन। द सेल्स आर सेपरेटेड बाय द सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ ओनली 0.2 नैनोमीटर। ये वैल्यू बच्चों याद रखिएगा, सो दैट एन एक्शन पोटेंशियल अराइविंग एट द प्री साइनेप्टिक साइड ऑफ द क्लेफ्ट कैन sufficiently depolarize the post synaptic membrane to directly trigger its action potential। तो जवाब इसका क्या होगा? 3.5 नैनोमीटर नहीं है, 4.5 नैनोमीटर भी नहीं है, 20 नैनोमीटर हम मेंशन करते हैं। इट इज द डिस्टेंस फॉर केमिकल साइनेप्सेस। ये आपको जो शीट मिलेगी उसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर मैं ये लिखवा भी दूंगा, तो आप लोग ये देख लेना। केमिकल साइनेप्सिस में डिस्टेंस होता है, यहां पर जो डिस्टेंस होता है वो 0.2 नैनोमीटर का होता है एज पर द नेशनल बुक फाउंडेशन। और ये वैल्यू आप लोगों ने अपने नेशनल एमडी कैट के लिए भी याद रखनी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ 28-year-old मेल प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी। ओके, सीमेन एनालिसिस शो अ रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट। रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट जो है वो आ रहा है, बट नो मोटिलिटी। रिड्यूस्ड मोटिलिटी नहीं है, मोटिलिटी है ही नहीं, और स्पर्म काउंट नो नहीं है, मतलब स्पर्म काउंट पहले से कम है। रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट, वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट एंड नो मोटिलिटी। Which of the following structures is most likely defective and what is the condition called? यह है तुम्हारा एप्लीकेशन लेवल का और हार्ड टू मीडियम कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाला सवाल है। एप्लीकेशन इसमें तुम लोगों ने क्या करनी है, तुमने ये चीज सोचनी है कि तुम्हारी नेशनल बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट की कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और एक ऐसी कंडीशन जिसपे स्पर्म काउंट 0 हो जाता है, निल बटा निल हो जाता है, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। और अगली बात, नो मोटिलिटी, कोई मोटिलिटी उन स्पर्म्स के पास है ही नहीं। तो तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि स्पर्म्स मोटिलिटी गेन कहां पर करते हैं। सोचो, याद रखना, स्पर्म्स अपने फ्लाजेला को मोटिलिटी या स्विम करने की एबिलिटी को गेन करते हैं कॉइल्ड ट्यूब के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस।
बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो अब तुम लोगों ने ये देखना है कि रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट है, मतलब उस पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया है, उसकी अनफर्टिलिटी के अंदर, और मोटिलिटी नहीं है, तो मतलब ये कि उसके एपिडिडाइमस के अंदर कोई मसला हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव, यानी कि यहां पर ये पूछना चाह रहा है, ऑर्डर भी देखा करो, स्टेटमेंट में पहले क्या बात पूछी हुई है और बाद में क्या बात पूछी हुई है। पहले तुमसे स्ट्रक्चर की डिफेक्टिवनेस पूछी हुई है, कौन सा डिफेक्टिव है, एंड व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड। कंडीशन बाद में बतानी है, स्ट्रक्चर जो डिफेक्टिव है वो पहले बताना है। अब ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं अभी मैं तुम्हें बताता हूं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एजोस्पर्मिया क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डिफेक्टिव है, ये तो यहीं से गलत हो गया। क्या सर्टोलाइज सेल्स डिफेक्टिव है, ये तो यहीं से गलत हो गया। यहां पर गौर से देखो ना, एजोस्पर्मिया यहां तो होता है नो स्पर्म काउंट और यहां रिड्यूस, तो ये इसकी वजह से भी गलत हो जाता। टेराटोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया कंडीशन होती है जहां पर स्पर्म की ये जो नॉर्मल शेप होती है ना, ये वाली जहां पर नेक होती है और ये टेल होती है, इससे बिगड़कर शेप ही चेंज हो जाती है, मतलब छोटी शेप का स्पर्म आ जाए या और कोई डिफेक्टिवनेस आ जाए स्पर्म की शेप के अंदर, तो वो टेराटोस्पर्मिया में होता है। स्ट्रक्चर जो डिफेक्टिव होगा वो एपिडिडाइमस होगा, ये बात ठीक लिखी हुई है। कंडीशन उसे ओलिगोस्पर्मिया हुई हुई है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है, तो जवाब इसका चार्ली है। क्या स्ट्रक्चर जो डिफेक्टिव वैस डिफरेंस है, नो, ये बात गलत है। एस्थीनोस्पर्मिया, नो, ये वाली बात भी गलत है। तो इसका जवाब क्या होगा, चार्ली, एपिडिडाइमस एंड ओलिगोस्पर्मिया। अब देखो, अगर बीटा ऑप्शन में उसने ऐसे लिखा होता, गौर से मेरी बात सुनना, अब बीटा ऑप्शन में उसने लिखा होता ओलिगोस्पर्मिया एंड एपिडिडाइमस, तो अब मुझे ये बताओ कि बीटा ऑप्शन में ये ना होता, बीटा ऑप्शन ये होता, चार्ली ऑप्शन सेम होता, अल्फा ऑप्शन सेम होता, डेल्टा ऑप्शन सेम होता, तो मुझे बताओ बीटा चार्ली में से तुम किसको ऑप्ट करते। ये वो पॉइंट है जहां पर तुम्हें मैंने एम्फसाइज करना है कि ऑप्शंस को लाजमी तौर पर रीड किया करो, क्योंकि पिछले स्कॉलरशिप टेस्ट में कुछ बच्चों के सवाल इसी वजह से रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट को ही सही से नहीं पढ़ा और ऑप्शंस को भी सही से नहीं पढ़ा। स्टेटमेंट को सही से पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि उसने पहले तुमसे पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर कौन सा डिफेक्टिव है, और फिर उसने कंडीशन पूछी हुई है, तो स्ट्रक्चर पहले आएगा फिर तुम्हारे पास कंडीशन आएगी, तो बीटा भी रॉन्ग होता अगर ऑप्शन ये वाला होता। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर रिस्पेक्टिवली तो नहीं ना लिखा हुआ, अरे रिस्पेक्टिवली लिखा हो या ना लिखा हो, तुमने बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर बीटा भी सही है, चार्ली भी सही है, नहीं, सिर्फ चार्ली सही है। चार्ली सही है क्योंकि ऑर्डर में जिसमें सवाल किया है तुमने भी उसी ऑर्डर में जवाब देना है, तभी तो वो ये ऑप्शन देखकर तुम्हें फोर्स कर रहा है कि तुम ऑप्शंस को भी रीड करो। ये होती है इंपॉर्टेंस ऑप्शंस को रीड करने की। आगे आओ। A male patient is found to have abnormally low inhibin levels and low testosterone levels. उसके पास लो इनहिबिन लेवल्स हैं और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं। विच पिट्यूटरी हॉर्मोन्स बतानी है, गोनेडल हॉर्मोन्स यहां से जितने भी ऑप्शन होंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, वैसे तो यहां दे ही नहीं रखे, तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कौन से डेफिशिएंट है। देखो हमारी टेस्टिस के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोलाए सेल्स। इन सर्टोलाइज, इसको जरा एक मिनट थोड़ा सा थिकन कर लेते हैं। इन सर्टोलाइज सेल्स का काम तुम लोगों ने याद रखना है कि होता है इनहिबिन को बनाना, इनहिबिन को बनाना। अब ये जो इनहिबिन होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देकर स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को चेक करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को चेक करवाता है, और इस पर एक्शन किस हार्मोन का होता है, याद रखना FSH का होता है। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइडिक सेल्स, जिनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है। इन लाइडिक सेल्स पर एक्शन होता है ICSH का, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। मेल्स में इसका ये स्पेसिफिक नाम है,
इसको फीमेल्स में कभी नहीं कहना तुमने आईसीएसएच, क्योंकि वहां इंटरस्टिशियल सेल्स नहीं होते। इन लाइडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इस टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक होता है सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी पर नहीं, बल्कि हाइपोथैलेमस पर भी। तो दो चीजों पर टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक, एक चीज इनहिबिन का एंटीरियर पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक है। तो लो इनहिबिन लेवल हैं, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, तो कौन से हार्मोन्स डिफेक्टिव हैं? लो इनहिबिन के लिए एफएसएच इन्वॉल्व होगा, और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए एलएच इन्वॉल्व होगा। तो जवाब है अल्फा। किस बच्चे ने इसका अल्फा लगाया है? अरे क्यों तुमने अल्फा लगाया? तुमने फिर ऑप्शंस को नहीं पढ़ा। एलएच एंड आईसीएसएच यहां से एलिमिनेट हो गए, वेसोप्रेसिन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। यहां लिखा हुआ है एफएसएच एंड आईसीएसएच, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन की तरफ तुम लोगों ने जाना है। जवाब है इसका डेल्टा, नॉट अल्फा। ये होते हैं तुम्हारे एमडी कैट के पेपर में डिस्ट्रैक्टर ऑप्शंस। तभी इंस्ट्रक्शंस में ये वाली बात लिखी है कि रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। अब मैंने पहली दफा में देखो तुम्हारे सामने ऑप्शंस को केयरफुली नहीं रीड किया, मैंने कहा जवाब लगाता हूं, भागता हूं आगे स्पीड से। अब ऑल दो ऑर्डर सेम है, ऑल दो पहले लो इनहिबिन लेवल तो एफएसएच, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर आईसीएसएच, ऑर्डर सेम है, लेकिन लफ्जों के साथ खेल गया और जवाब देखो इसका अलग हो गया। आगे चलो। Which pituitary hormones directly regulate the development of ovarian follicles and ovulation? अब ऑर्डर जरा गौर से देखो। डेवलपमेंट करवानी है ओवेरियन फॉलिकल्स की और ओव्यूलेशन की, ओव्यूलेशन करवानी है। कौन से पिट्यूटरी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? एफएसएच एंड आईसीएसएच। देखो फीमेल्स में तुम एलएच को आईसीएसएच नहीं कहते, बड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग हो गया ये, ऑल दो ऑर्डर सही है। एलएच एंड एफएसएच बिल्कुल ठीक जवाब है ये। किस बच्चे ने इसका बीटा लगाया है? एक रैपिड धरे अपने मुंह के ऊपर, क्योंकि उसने ऑर्डर को फिर नहीं देखा। बता थक गए। तुमने देखो पहले बताना है डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स की कौन करवा रहा है, फिर ओव्यूलेशन की। इसका जवाब है डेल्टा। ऑक्सीटोसिन वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब मैंने तुम्हें यही बात पहले एक्सप्लेन की है, अगर लेट्स से डेल्टा ऑप्शन ना होता और यहां पर लिख देता ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच, फिर तुम इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि रिस्पेक्टिवली की कंडीशन तो डिमांड ही नहीं की। लेकिन यहां रिस्पेक्टिवली ना लिखकर और ऑप्शंस को इस तरीके का सेट कर वो तुम्हें कंपेल कर रहा है कि तुम ऑप्शंस को सही से रीड करो पहले। अगर तो कोई सी बच्चे ने ऑप्शंस को सही से रीड किया होगा तो वो तुम्हारे पास डेल्टा के साथ ही गया होगा, विच इज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। अगर ये ऑप्शन ना होता तो बीटा सही होता, लेकिन यहां तुमने अगर ऑप्शंस को सही से रीड किया है, जिसपे मैं तुम्हें कंपेल भी कर रहा हूं और तुम्हारा एमडी कैट का एग्जामिनर भी तुम्हें कंपेल करेगा, तो तुमने यही करना था कि तुम ये देखते कि ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं। डार्विन्स बीगल spent almost 2 months at the Galapagos Islands, which were dash kilometers west of Ecuador. अब देखो ये एक ऐसा सवाल है जो ऐड करके मैं कुछ टेस्ट सिर्फ एक ही चीज कर पा रहा हूं तुम लोगों की, वो ये कि तुम क्या बुक लाइंस को अच्छे से रीड करते हो। और ये तुम्हारा टॉपिक है एमडी कैट का, जिसको हम कहते हैं डार्विन्स बीगल वोएज। डार्विन्स बीगल वोएज, डार्विन का सफर बीगल पर कैसा रहा था। 3 इंपॉर्टेंट जगह थी, साउथ अमेरिकन मेनलैंड, गैलापागोस आइलैंड और ये वेस्ट ऑफ इक्वाडोर की तरफ जो चीज थी वो। अब खैर गैलापागोस आइलैंड्स ही थे वो, दो थे सॉरी। तो दीज आइलैंड्स वर लोकेटेड 965 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इक्वाडोर। ये तुम्हारी बुक लाइंस होती हैं जो तुम्हारे पास। यहां से इस सवाल से मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि तुम बुक लाइंस को कितना क्रिटिकली रीड करते हो। और ये है तुम्हारी नेशनल बुक फाउंडेशन की लाइन। तो विच वर 970 नो, 1000 किलोमीटर नो, 965 किलोमीटर बिल्कुल ठीक जवाब है, और डेल्टा भी गलत है। हीमोफीलिया ए
An abnormality due to absence of clotting factor 8 is an X-linked recessive disorder. It occurs in -% of human population. ये तुम्हारा फेडरल का टेबल है, पीटीबी का टेबल है, बीटीबी का टेबल है, केपीके का टेबल है। 80% इंडिविजुअल्स में तुम्हें हीमोफीलिया ए नजर आता है, तो जवाब है इसका अल्फा। किस किस बच्चे ने इसका अल्फा मार्क किया है? अरे स्टेटमेंट तो सही से पढ़ लो, ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यहां पे हीमोफिलिक पेशेंट्स नहीं लिखा हुआ। हीमोफिलिक पेशेंट्स में से हीमोफीलिया ए कितनों को होता है, उसका जवाब होता है 80%। ह्यूमन पॉपुलेशन में ना तो 80%, ना तो 20%, ना तो 1%, हां लेस देन 1% लिखा हो तो जवाब ठीक होता है। यहां जवाब है नन ऑफ दीज। ह्यूमन पॉपुलेशन का वर्ड यहां पर हर बच्चे ने रीड नहीं करना था, और जिन्होंने रीड करना था वो महाराजा हैं अपनी बायो की दुनिया का। ओलिगोस्पर्मिया इज अ कंडीशन हैविंग स्पर्म काउंट। ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन है जिसपे स्पर्म काउंट कितना हो जाता है, आसान इंफॉर्मेशन है, जिसपे स्पर्म काउंट बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर हो जाता है। और एजोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें कोई स्पर्म्स नहीं होते। तो इसका जवाब हम क्या मार्क करेंगे? बिलो 15 मिलियन पर मिलीलीटर नो, बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर बिल्कुल ठीक है, बिलो 10 मिलियन गलत है, बिलो 50 मिलियन गलत है। तो जवाब इसका क्या है? बीटा। आसान बुक की लाइन, कोई मुश्किल बात नहीं। Which gas irreversibly binds to acetylcholinesterase, blocking it from breaking down the acetylcholine, thereby causing muscles to remain contracted? ये जो गैसेस होती है ना, तुमने कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स पढ़ रखे हैं। तुम्हारा नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर एंजाइम्स का फर्स्ट ईयर के चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहां पर कितनी खूबसूरती से इंटीग्रेट हुआ है। एक ऐसा इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो एक एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, वो एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन को पोस्ट रिसेप्टर्स के ऊपर से तोड़ता है ताकि एक्शन पोटेंशियल जो कि आ रहा है उसको खत्म भी तो किया जा सके, वरना तो प्रोलॉन्ज्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी अगर एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा। एसिटाइलकोलिन को खत्म करना जरूरी है, जिसकी वजह से कायनात ने हमारे बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स को रखा हुआ है। अब ये इनहिबिटर एंजाइम्स एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज या तो ना हो, या तो बॉडी के अंदर कोई ऐसा पॉइजन आ गया, जैसे ये गैस है, जो इसके साथ बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर दे। बच्चों, जब एक्टिविटी ब्लॉक होगी तो इसका फंक्शनल फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी होगी तो मुझे बताओ कि वो गैस का नाम क्या है? वो गैस कौन सी है? वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम क्या है? याद रखना, उसका जवाब होता है सरीन गैस। अब ये कॉन्सेप्ट चूंकि तुम्हारी बुक्स के अंदर तुम्हें मिल जाता है, तो तुमने आज के बाद टेबून का और सोमेन का भी नाम याद रखना है। इसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। इसको पढ़ भी लो। सेरीन अ नर्व गैस, एंड जस्ट लाइक दैट सोमेन एंड टेबून आर आल्सो द इरिवर्सिबल गैसेस which irreversibly binds to acetylcholinesterase, blocking it from breaking down the acetylcholine, thereby causing muscles to remain contracted। एक जगह पर तुम एक चीज को भी पढ़ोगे कि ये वाला काम अगर डायाफ्राम के साथ हो जाए ना, तो डायाफ्राम क्या रहेगा? अगर वो एक्शन पोटेंशियल खत्म ही नहीं हो रहा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से तुम ब्रीथ आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाकर एक पुशिंग फोर्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से तुम ब्रीथ आउट करते हो। अब वो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड ही है, वो रिलैक्स नहीं कर रहा, तो तुम ब्रीथ आउट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम फिर फेड आउट करोगे और अल्टीमेटली तुम्हारी डेथ हो जाएगी ब्रीथ ना करने की वजह से। causing muscles to remain contracted, there exists a structural similarity between the active sites of acetylcholine and the serine molecules that enable the serine molecule to fit into the acetylcholinesterase. If the muscle is the diaphragm, it would remain contracted and the person would not be able to breathe. Nerve gases are extremely toxic. A small droplet can kill a person. They can exist in both liquid and gaseous form. Solid form में नहीं होती, याद रखना। तो जवाब था इसका all of these। तुमने ये वाली दो गैसेस भी इस टेस्ट के बाद याद रखनी है, ठीक है?
ये वाला सवाल ऐसा था कि मैं किसी भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सही करेगा, लेकिन जिन्होंने सही किया, वेल डन, वेरी गुड। विच रिसेप्टर टाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन लाइट? लाइट में चेंजेस को डिटेक्ट करना है तो एक ही रिसेप्टर होते हैं। ये तुम्हारा रिकॉल टाइप का, इजी टाइप का सवाल था। जवाब है इसका फोटो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह डिटेक्ट करते हैं, थर्मल नहीं इक्विलिब्रियम वगैरह को, नोसे रिसेप्टर्स पेन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? बीटा। A patient with a severed corpus callosum exhibits split brain syndrome. What symptom is most likely to be observed? Very interesting question. पेशेंट में क्या हो रहा है पहले ये देखो, और फिर अप्लाई करो अपने नॉलेज को कि कॉर्पस कैलोसम का एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। सिवेर्ड कॉर्पस कैलोसम है मतलब कॉर्पस कैलोसम डैमेज हो गया है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता है जो कि दोनों, ये वाला तुम्हारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉन्टैक्ट में रखता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, कॉन्टैक्ट में रखता है। जब ये कांटेक्ट में रहता है तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। तुम्हारे स्पीच पैटर्न्स, तुम्हारा देखना सुनना सब कुछ कोऑर्डिनेटेड रहता है। अब इसका जवाब क्या होगा? अल्फा में कहता है इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। याद रखना ये काम होता है सेरिबेलम का। इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, याद रखना ये काम होता है हिपोकैम्पस का। तो ये तो इंटेक्टेड है, ये तो फंक्शन स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं हो रहा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स लीडिंग टू डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्सेस। तो जवाब है इसका चार्ली। लॉस ऑफ बैलेंस इन इक्विलिब्रियम, ये भी काम है सेरिबेलम का। गलत हो गया। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली। कम्युनिकेशन ही नहीं होगी जिसकी वजह से फंक्शंस डिसरप्ट होंगे। A researcher wants to design a drug that prevents implantation without affecting ovulation. Which structure's normal function must this drug specifically disrupt? यहां पे तुम्हारा क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट होना चाहिए था कि एक रिसर्चर चाहता है कि वो इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करे, लेकिन वो ओव्यूलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि मैक्सिमम केसेस में वही होता है, वो ओव्यूलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो किस स्ट्रक्चर के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर देगा कि ये काम जो वो करना चाह रहा है वो हो जाए? यहां तुम्हारा एक्टिवेट होना चाहिए था क्रिएटिव माइंड। क्या वो ओवेरियन फॉलिकल को अफेक्ट करेगा? नो, फिर तो उसे ओव्यूलेशन को अफेक्ट करना पड़ता। तो ये जवाब गलत है, वो तो चाहता ही नहीं कि वो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करे। हां, अगर एंडोमीट्रियम को अफेक्ट करे ना तो इंप्लांटेशन होती है एंडोमीट्रियम स्ट्रक्चर के अंदर। अब वो स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इंप्लांटेशन कहां होगी? तो इसका जवाब क्या है? एंडोमीट्रियम। हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर दे? नो। पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर दे? नो। हाउ मेनी एटलस एंड एक्सेस वर्टिब्रा आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? याद रखना कितने एटलस और एक्सेस वर्टिब्रा रिस्पेक्टिवली फाउंड करते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक तुम्हारे पास एटलस वर्टिब्रा है, एक तुम्हारे पास एक्सिस वर्टिब्रा है। तो याद रखना इसका जवाब होगा 1-1। तो 2 मार्क ना कर देना यहां पे, ठीक है? 2 नहीं मार्क करना क्योंकि उसने पूछा रिस्पेक्टिवली कितने कितने एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा। तो 1-1 इसका जवाब अप्रोप्रिएट है। ये भी तुम्हारे ऑप्शंस की क्रिटिकल रीडिंग को जो है वो चेक करता है। What is the functional role of troponin in muscle contraction? यहां पर भी मैंने यही डिमांड किया था कि तुम ऑप्शंस को सही से रीड करते हो या नहीं। It bind calcium ions with troponin C, ठीक है, बात ठीक लग रही है। It directly hydrolyzes ATP, ये गलत हो गया। It forms cross bridges with actin, ये भी गलत हो गया। It binds calcium ion with troponin C to initiate conformational change, ये है प्रॉपर फंक्शन ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन का फंक्शन सिर्फ इतना नहीं है, यहां पर आगे इसका फंक्शन रुक नहीं जाता, पूरा फंक्शनल रोल इस डेल्टा वाली स्टेटमेंट में डिफाइन हो रहा है कि इट बाइंड्स कैल्शियम आयन विद इट्स सब यूनिट कॉल्ड एज द ट्रोपोनिन सी टू इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन।
या इनिशिएट कन्फर्मेशनल चेंज कह लो, ट्रोपोमायोसिन को हटाता है फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओवर द एक्टिन। A patient has difficulty flexing the forearm at the elbow. Which muscle is most likely affected? उस पेशेंट को मसला हो रहा है अफेक्ट करने में, तो तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्शन करवाने में या एल्बो को फ्लेक्स करवाने में फंक्शन होता है बाइसेप्स मसल का, ये अफेक्ट हो जाएगा तो फ्लेक्शन एट एल्बो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या होगा? बाइसेप्स ब्रेकियाई। रिलैक्स तो वो करके खड़ा है, ट्राइसेप ब्रेकिया में तो कोई मसला नहीं होगा, डेल्टॉइड में कोई मसला नहीं होगा, प्रोनेटर टीरिस में कोई मसला नहीं होगा, और तुम्हारे सिलेबस में भी बाइसेप्स ब्रेकिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए था इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? कोयटा बोर्ड की बुक से सवाल उठाया गया, ये बीटीबी की बुक से। ये देखो, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये देखो, ये बात ठीक लिखी हुई है। और यहां पे कैसे? विदाउट द स्केलेटन द बॉडी वुड बी फ्लैबी एंड शेपलेस। ये बिल्कुल ठीक फंक्शन है, अगर नहीं होगा तो ये काम हो जाएगा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। ये वाली बात तो तुमने पढ़ भी ली। इट स्टोर्स 97% ऑफ बॉडीज कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये बात यहां पर लिखी हुई, जवाब ठीक है। और भी फंक्शंस तुम्हारे सामने लिखे हुए, तो इसका जवाब क्या है? ऑल आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। Imagine a scenario where synovial fluid becomes extremely viscous. Viscous का मतलब होता है गाढ़ा हो जाना, गाढ़ा। और अगर synovial fluid गाढ़ा हो जाता है तो इसका आउटकम क्या होता है synovial joint पर? क्या डिक्रीज फ्रिक्शन होगी? नो, फ्रिक्शन डिक्रीज नहीं होगी, फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। Enhanced nutrient delivery to cartilage. न्यूट्रिएंट डिलीवरी से साथ क्या लेना देना? Decreased risk of arthritis. No, increased or increased friction with wear and tear. देखो, synovial fluid की कंसिस्टेंसी अल्लाह ताला ने बहुत मेंटेन करके रखी होती है। उस synovial fluid की कंसिस्टेंसी अगर थिकन हो जाए, थिकंड कंसिस्टेंसी हो जाए, तो इसके नतीजे में तुम लोगों ने याद रखना है, एक काम होता है कि फ्रिक्शन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से तुम अपनी मूवमेंट्स एंड जॉइंट को एफिशिएंटली विदाउट वियर एंड टियर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर विस्कस हुआ तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी और वियर एंड टियर भी होगा, तुम्हारे जॉइंट्स पर पड़ी हुई बोन्स अफेक्ट होंगी। द डैश possess 3 kinds of muscle cells: smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscles. The dash possess 3 kinds of muscle cells: smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscles. क्या इसका जवाब ह्यूमन बीइंग है? ठीक है। क्या इसका जवाब मैमल्स है? बिल्कुल ठीक है। क्या इसका जवाब वर्टिब्रेट है? ठीक है। क्या इसका जवाब बोथ हैंड भी है? अरे ये तो सारे ही ठीक लग रहे हैं, अब क्या करें। यहां पर आता है बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाली मेथडोलॉजी और एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करना, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। और ये तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन भी है, यहां लगाई नहीं, देख लेना उस पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर से, या मैं तुम्हें सेंड भी कर दूंगा। पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि वर्टिब्रेट्स होते हैं जो तमाम किस्म के काइंड्स ऑफ मसल्स को पोजेस करते हैं। ये किसी तरीके से तुम्हारा किंगडम एनिमेलिया से भी रिलेट करता है, और ये टाइप्स ऑफ मसल सेल्स की लाइन है बुक की, कि तमाम वर्टिब्रेट्स में ये तीनों तरह के मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, फिर चाहे फिशेज हो, एम्फिबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स, मैमल्स, इवन के लोअर वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें इनकी लेस डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स मौजूद होती हैं, और दो फुल डिफरेंशिएटेड फॉर्म नहीं, लेकिन ये मसल्स वहां पे भी मौजूद होते हैं। तो इसका जवाब है तमाम वर्टिब्रेट्स, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स नहीं बच्चों, ये दोनों भी तो वर्टिब्रेट्स हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? तमाम वर्टिब्रेट्स, सिर्फ बोथ हैंड भी नहीं। Name the cup-shaped cavity in the pectoral girdle that articulates with the head of humerus. पेक्टोरल गिर्डल तुम्हारा ये है, ह्यूमरस बोन तुम्हारी ये है, यहां पर पड़ी हुई है स्केपुला बोन। स्केपुला की कैविटी होती है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। इसी तरह से पेल्विक गिर्डल के अंदर ये जो मेरी टांग है इसमें तुम्हें नजर आती है फीमर, और फीमर के ऊपर होती है हिप बोन। हिप बोन के अंदर कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एसीटैबुलम, जहां पर फीमर जाकर इंसर्ट होता है। यहां पर कैविटी होती है ग्लिनॉइड कैविटी, जहां पर जाकर ह्यूमरस इंसर्ट होता है। तो नेम द कप शेप्ड कैविटी इन द पेक्टोरल गिर्डल दैट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। जवाब है इसका ग्लिनॉइड कैविटी, नॉट एसीटैबुलम,
नॉट ऑप्टेरेटर फोरामेन, नॉट ओलेक्रानोन फोसा। ये भी ऐसा सवाल है जो हर कोई सही करेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ 2-3 एमसीक्यूज मैंने जानकर ऐसे सेट किए थे जिसको हर बच्चा गलत करेगा, लेकिन जिन्होंने इसको भी सही किया किसी ना किसी तरीके से सोच करके कहां ये वाली बात पड़ी है, वो उनको वेल डन, स्पेशली वाला वेल डन। Which of the following best describes the process of membrane enfolding in eukaryotic cells? Membrane invagination hypothesis, membrane enfolding के प्रोसेस को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है? रैंडम ब्रेक्स इन द सेल मेम्ब्रेन, द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म इंटरनल कंपार्टमेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। माइटोकॉन्ड्रियल इंजेक्शन ऑफ डीएनए, ये गलत बात है। क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, ये वाली बात भी गलत है। तो इसका जवाब क्या है? बीटा। इन फोल्डिंग से जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ जिसके नतीजे में तुम्हारे पास सिस्टर्नल स्टैक्स वाली ऑर्गेनेल्स जो है वो जन्म में आई। What is the main genetic material form in the prokaryotic cells? Prokaryotic cells में main genetic form होती है linear chromosome within a nucleus? No. Single stranded circular DNA? No. Double stranded circular DNA in the nucleoid region? ये बिल्कुल ठीक जवाब है। Mitochondrial DNA, ये वाली बात भी गलत है। मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए सिमिलर तो होता है, लेकिन जहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अगर पूरा लिख दिया तो तुमने इसी ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। आफ्टर अ ड्राउट, फिंचेस विद लार्जर बीक्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। विच एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज मोस्ट डायरेक्टली इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन? अप्लाई करो नॉलेज को। क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट तुमने एवोल्यूशन में इससे रिलेटेड? तुमने पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? इस टर्म से भी रिलेटेड आगे एक सवाल है। वो फिंचेस जिनके पास लार्जर बीक्स हैं, दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ये हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट वो हैं जिनके पास लार्जर बीक्स हैं, स्मॉलर बीक्स वाली के पास चांस नहीं है सर्वाइव करने का। ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से पहले नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर उन्हीं इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करेगी जो फिटेस्ट होंगे। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय, ये तुम्हारा रिकॉल टाइप का हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे यहां चार्ल्स डार्विन पे जाते हैं, लेकिन नहीं। केपीके की टेक्स्ट बुक अगर तुमने पढ़ी हो, डार्विन ने इसको नेचुरल सिलेक्शन कहा था, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली दफा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो यूज की थी। तो इसका जवाब क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर, नॉट चार्ल्स डार्विन, नॉट हेनरी हग्सली, नॉट जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। What is the main significance of observing similar embryonic stages among diverse vertebrates? वर्टिब्रेट्स जो कि फिशेज हैं, एम्फिबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, अगर ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सिमिलर स्टेजेस से गुजर रही हैं तो ये बात क्या बताती है? ये बात ये बताती है कि इनका एक ओरिजिन था, कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, यानी कि इनका एंसेस्टर कॉमन था। इट प्रूव्स दैट ऑल स्पीशीज हैव आइडेंटिकल अडल्ट फॉर्म्स। नो, ऐसा तो नहीं होता, फिशेज की और अडल्ट फॉर्म होती हैं। इट सजेस्ट अ शेयर्ड एंसेस्ट्रल ओरिजिन, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर भी ऑप्शन सारे पढ़ा करो, ठीक है। इट इंडिकेट्स नो जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज। नो, कोई ना कोई लिंक बताता है, जेनेटिक वेरिएशंस का इल्म नहीं देता। इट शोज दैट डेवलपमेंट इन ऑल स्पीशीज स्टॉप्स अर्ली, ये वाली बात भी गलत है। तो जवाब है इसका बीटा। What is the primary function of cytochrome C in living organisms? उससे पहले एवोल्यूशन के टॉपिक से उठाया हुआ ये सवाल है। साइटोक्रोम सी, याद रखना, मॉलिक्यूलर रिकॉर्ड के मुताबिक एविडेंस देती है कि तमाम वर्टिब्रेट्स का एंसेस्ट्रल ओरिजिन सेम है और ये तमाम एरोबिक स्पीशीज में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब इस साइटोक्रोम सी का फंक्शन क्या होता है? ये रिलेट होता है तुम्हारे फर्स्ट ईयर के टॉपिक से, है तुम्हारा सेकंड ईयर का ही पोर्शन, क्योंकि वहां पर जिक्र है इस चीज का। तो साइटोक्रोम सी का फंक्शन क्या होता है? तुमने पढ़ा था साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3। तो ये कहां पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ रहा है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, नो। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन भी गलत है बच्चों। इवन के कोई साइटोक्रोम तुमसे पूछा जाए ना,
तो तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही ऑप्ट करना है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस इतना डाइवर्स नहीं है, उसमें साइटोक्रोम्स का नाम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही आता है। तो ये एक प्रो टिप थी। अ जेनेटिक इंजीनियर, अ जेनेटिस्ट, अच्छा इसकी थोड़ी सी वर्डिंग तमीज से पढ़नी पड़ेगी। अ जेनेटिस्ट इंजीनियर्स अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म, हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म बनाया है। ये यकीनन तुम्हारा क्रिएटिविटी का सवाल है। जहां पे भी हाइपोथेसिस का सवाल आ जाए ना, जहां पे तुमसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करवा रहा हूं, क्रिएटिविटी वहां चाहिए होती तुम्हारी। सो दैट ईच जीन हैज एग्जैक्टली 3 एलील्स इन द पॉपुलेशन। एक जीन की 3 एलील्स हैं। हाउ माइट दिस सेटअप अफेक्ट द टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर टू अ सिनेरियो वेयर ईच जीन हैज ओनली 2 एलील्स। ये तो नॉर्मल बात है ना। हाइपोथेटिकल बात क्या है कि एक जीन की अब 3 एलील्स हैं, 2 नहीं है। Assuming the population size is large and all alleles are equally likely to be appear. तो याद रखना डाइवर्सिटी ऐसे बढ़ेगी। डाइवर्सिटी वुड लाइकली डिक्रीज, नो। डाइवर्सिटी वुड लाइकली रिमेन द सेम, नो। डाइवर्सिटी पे फर्क वुड लाइकली इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिटी वुड रिमेन द सेम, नहीं, सेम तो नहीं रहेगी। अब देखो कैसे। एक अलील है पॉलीमॉर्फिक, जिसकी होती हैं फॉर्म्स। अब हम पहले सपोज करते हैं कि इसकी लेट से 2 फॉर्म्स होती, आई ए और आई बी। ये हमने सपोज किया। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक पॉलीमॉर्फिक होती है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, आई ए, आई बी और आई सी और स्मॉल आई। अब अगर तो ये 2 अलील्स होती तो इनका कंबाइन होने की शरह होती कि आई ए आई बी। यही सिर्फ एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 जेनेटिक कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द टोटल 2 एलील्स ऑफ दैट जीन। अब यहां पर जो ओरिजिनल बात है कि इसकी 3 एलील्स हैं, ये आई ए इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, आई ए आई और आई बी आई, और ये सिमिलर खुद भी हो सकता है, आई ए आई बी। तो देखो 3 एलील्स के आने से 3 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब डाइवर्सिटी बढ़ रही है। डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। तो ये देखो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल मौजूद हैं, तो इसका डाइवर्सिटी वुड लाइकली इंक्रीज बिकॉज देयर आर मोर पॉसिबल एलील कॉम्बिनेशंस। In Drosophila, the white-eye trait was found to be linked to which chromosome? आसान सवाल। white-eye trait को पाया गया था कि वो linked है to the X chromosome, not Y chromosome, क्योंकि Drosophila में Y chromosome मेलनेस को डिटरमिन नहीं करता, ऑटोसोम डिटरमिन करते हैं। It was found to be linked with the X chromosome. Recall तुम्हारा। If a trait appears in every generation and affects both males and females, it is most likely एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल ज्यादा अफेक्ट होंगे फीमेल से, तो इक्वली तो हमने मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करना है, तो ये जवाब गलत है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, हाँ ये ठीक है। ऑटोसोमल ट्रेट, अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और ऑटोसोमल ट्रेट। अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी हो सकता है। इस केस में थोड़ा सा मसला आ जाएगा, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसमें तुम्हें पता है ज्यादा फीमेल्स अफेक्ट होंगी। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो तुमने याद रखना है बोथ मेल्स और फीमेल्स के इफेक्ट होने का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेल्स में होता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, या चलो अगर सॉरी सेक्स क्रोमोसोम को तो लेना ही, हमने यहाँ ऑटोसोमल की बात करनी है। तो ये तुम्हारे पास मेल में एक ऑटोसोम का पेयर है, फीमेल में भी एक ऑटोसोम का पेयर है। तो दोनों में अगर देखो कि तुम्हारे पास अगर एक भी ऑटोसोम में तुम्हारे पास आ गया क्या क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो दोनों तुम्हारे पास इक्वली इफेक्ट होंगे। तो जवाब क्या है इसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, ये याद रखना है वाली बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अ पेडिग्री फॉर एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं। An affected father has 3 daughters and 2 sons with an unaffected mother. If the trait is fully penetrant, which statement best predicts the daughter status? एक पेडिग्री में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, उसमें एक अफेक्टेड फादर है, मतलब उसका अगर मैं इमेजिन करूं कि इसको W एलील जो है वो एक उस ट्रेट के लिए डोमिनेंट एलील है, तो ये फादर का जीनोटाइप है। 3 डॉटर्स हैं, 2 सन्स हैं विद एन अनअफेक्टेड मदर, मतलब
अनअफेक्टेड अगर मदर है तो उसका स्मॉल w और स्मॉल w ये उसका जीनोटाइप है। इफ द ट्रेट इज फुली पेनिट्रेंट, विच स्टेटमेंट बेस्ट प्रेडिक्ट्स द डॉटर स्टेटस? डॉटर्स का क्या स्टेटस होगा? अब देखो इसमें हमने क्या करना है, इन 3 डॉटर्स का हमने बताना है स्टेटस। तो देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। इसको जीनोटाइप को यहां पर लिख लेते हैं, ये आएगा x स्मॉल w, ये आएगा तुम्हारे पास x कैपिटल W और ये तुम्हारे पास आ जाएगा y। तो ये तुम्हारे पास आएगा x कैपिटल W और x स्मॉल w, ये आ जाएगा x कैपिटल W x स्मॉल w। ये तो दोनों डॉटर्स अफेक्टेड है। यहां पे तुम्हारे पास आएगा x स्मॉल w और y, ये अफेक्टेड नहीं है, और ये भी आएगा x स्मॉल w और y। तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं, ऑल ऑफ द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। अच्छा, पिछले सवाल में ना थोड़ा सा चीज को देखते हैं। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट अगर होगा तो ये तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना दोनों के अंदर। अब लेट्स से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर होता, इसको हम कंसिडर करें इस जवाब को, तो देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है एक्स कैपिटल W और Y, ये मेल तुम्हारे पास अफेक्टेड होगा। तो और अगर हम यहां पर देखें एक्स कैपिटल W और एक्स स्मॉल w, तो ये तो फीमेल भी अफेक्टेड होगी। तो ये वाला जवाब भी सही लग रहा है। तो इसको याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में जब आया होगा ना, तो इसको हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कर दूंगा, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कर दूंगा। तो तुम ये यहां पर चीज को मेक श्योर कर लेना। तो ये मैं ठीक करवा दूंगा, तुम लोगों ने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को देखें तो ये मेल भी अफेक्टेड होगा, ये फीमेल भी अफेक्टेड होगी, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डोमिनेंट है ना वर्दिस एलील। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर देखें तो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वहां तो दोनों में ही ऑटोसोम्स सेम है, वहां वो कोई वाई क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी तुम्हारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है एंड अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, इट इज मोस्ट लाइकली। अच्छा, यहां इक्वल की बात नहीं कर रहा, इस सवाल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इफ अ ट्रेट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन एंड अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यहां पर हमने देखना होगा कि हमें यहां इक्वली का वर्ड भी लिखना पड़ेगा। इक्वली का वर्ड लिखकर वहां पे रिसेसिव कर देंगे और इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट ही रहनेंगे, तो ये सवाल सही बन जाएगा। तो यहां इक्वली का वर्ड आपको नजर आएगा टेस्ट के अंदर और वहां रिसेसिव का वर्ड, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेंगे। The total number of recombinant individuals in the F2 generation of dihybrid cross were, देखो phenotypic combination यहां पर आया था 9331 का, 9331 का। इसमें ये वाले जो थे ये रिकॉम्बिनेंट नहीं थे, ये वाले भी रिकॉम्बिनेंट नहीं थे, ये रिकॉम्बिनेंट थे। तो 3 + 3 आंसर आएगा 6। टोटल रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स जो थे वो तुम्हारे पास 6 थे। जवाब है इसका बीटा। If you were to design a cross to reveal whether a certain trait is X-linked or autosomal, which of the following strategies would be most effective? तुमने एक क्रॉस को डिजाइन करना है जिसमें तुमने ये देखना है whether a certain trait is X-linked or autosomal। तो मुझे ये बताओ कि तुम किस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे जो कि सबसे इफेक्टिव है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। क्रॉस फीमेल्स विद द ट्रेट टू अनअफेक्टेड मेल्स एंड एनालाइज मेल ऑफस्प्रिंग। ये ठीक लग रही है स्ट्रेटजी। कैसे ठीक लग रही है तुम्हें बताता हूं। क्रॉस मेल्स विद द ट्रेट टू अनअफेक्टेड फीमेल्स एंड लुक फॉर चेंजेस इन फ्लावर कलर। नो, अनअफेक्टेड फीमेल्स को नहीं, यहां तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, हमने देखना है मेल्स को जिनमें 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। एक में भी अगर आ गया तो पता चल जाएगा कि वो ट्रेट जो है वो एक्स लिंक्ड है, क्योंकि यहां पर तो एक क्रोमोसोम में उस ट्रेट के अपीयर होने की जरूरत है, ट्रेट के जीन की। यूज ओनली फीमेल ऑफ, नहीं, फीमेल को नहीं यूज करना। परफॉर्म डायहाइब्रिड क्रॉस, नो, ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अब देखो, अगर तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि वो ट्रेट एक्स लिंक्ड है, तो ये तो साबित हो जाएगा कि वो ऑटोसोमल नहीं है। तो हमने सिर्फ एक्स लिंक्ड का पता लगाना है। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि तुम फीमेल्स को क्रॉस करो। अगर एक फीमेल कैरियर है एक्स स्मॉल w और एक मेल में तुम्हें ये नजर भी आ गया, तो तुम्हें पता है कि मेल अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को देता है, तो उसके नतीजे में एक्स डब्ल्यू और एक्स स्मॉल w, एक्स स्मॉल w, एक्स कैपिटल W और एक्स स्मॉल w, तुम्हारे पास ऐसी डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी जिनमें सब जो है वो कैरियर्स होंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मेल्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम नजर आता है। तो इसका जवाब क्या है? अल्फा ऑप्शन, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्कॉलरशिप टेस्ट का पेपर। होप सो तुम लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा इस
पेपर को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की, तुमसे ये मैंने कंपेल करवाया तुम लोगों को कि तुम ऑप्शंस को बस सही से रीड करो, बाकी तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। इंशाल्लाह फिर हम मूव करेंगे अपने रेगुलर लेक्चर्स के साथ। जो चीजें तुम्हें मैंने प्रोवाइड करनी है उन लेक्चर्स को अच्छे से सुनना, उसके बाद फिर टेस्ट्स को अटेम्प्ट करना, और फाइनली अपने रिवीजन फेज को कंप्लीट करने के बाद अपने एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर होना, और फिर अपने मेडिकल कॉलेज में चले जाना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।